हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो ऐप में। मैं महमूद आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो हम नया टॉपिक तो नहीं है, खैर पुरानी ही है। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसके हमने पार्ट 7 तक इसकी पहले वाली वीडियोज़ में कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वॉच इट आउट और फिर आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मुझसे कहोगे कि आपने सर पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, फिर आज इसका पार्ट 8 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 7 में हमने क्या कहाँ तक कर लिया था? हमने पार्ट 7 में सोडियम कार्बोनेट के यूजेस के साथ कर लिया था। सोडियम कार्बोनेट जो था उसके यूजेस क्या क्या थे उसके साथ हमने कर लिया। सोडियम कार्बोनेट जो थे उसके यूजेस तक हमने वो कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नई वीडियो। एक नया टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होता क्या क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब मैनी सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। वो जो होते हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, उन्हें हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, वाटर में पाए जाने वाले सॉल्ट्स नहीं, मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, वो सॉल्ट्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हो हम उन्हें कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हम उन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट्स इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यही जो पानी उन सॉल्ट्स में मौजूद है, यानी कि नमक वगैरह में मौजूद है, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि CuSO4.5H2O। पेंटा मतलब क्या होता है? 5। हाइड्रेट मतलब क्या होता है? जिसमें पानी के कण मौजूद है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। यानी कि पानी को हम किससे डिनोट करते हैं? H2O से। पेंटा 5, पानी को किससे? हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यानी कि पानी को H2O से डिनोट करते हैं, तो 5H2O। ये मतलब याद करने का बहुत ही क्लियर फंडा है। CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 10 अगर होता तो वो डेकाहाइड्रेट कहलाता आपका। ठीक है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो कॉपर सल्फेट है वो आपका ब्लू कलर क्यों है? उसमें ब्लू कलर क्यों मौजूद है? मतलब कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर क्यों मौजूद है? ब्लू कलर उसमें इसलिए मौजूद है क्योंकि आपका कॉपर सल्फेट है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद है। यानी कि जो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 जो आपका है वो आपका ब्लू कलर का नहीं होता है, पर लेकिन अगर हम उसमें 5H2O के मॉलिक्यूल्स मिला दें तो वो ब्लू कलर का आपका बिल्कुल हो सकता है। तो इसी उस पे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है। तो उस इक्वेशन को आपको करना तो नहीं है, सिर्फ मैं आपको वो बता देता हूँ। व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब हम कॉपर सल्फेट जो मतलब हाइड्रेटेड है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसे कहते हैं, व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टर्न्स इनटू ग्रे वाइट कलर। जो आपका अब पता चला कॉपर सल्फेट क्या है? आपका ग्रे वाइट कलर का है कॉपर सल्फेट, जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलने पर आपका ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो जब उसे हम हीट करते हैं तो अपने वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? जब आप उसे जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो टूट जाती है, मतलब टूट जाती है। हाँ, वो एक तरह से कह सकते हैं टूट जाती है। तो जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करते हैं जब हम, तो अपने वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है और किस में बदल जाता है? ग्रे वाइट कलर में आपका बदल जाता है वो। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। विच इज़ नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जो ये आपका पानी को छोड़ने के बाद आपका जो कॉपर सल्फेट बचा है इसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस, या फिर अनहाइड्रेटेड भी कह सकते हैं इसे हम। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इसे हम कहते हैं पानी को छोड़ने के बाद, क्योंकि उसमें पानी के कारण बचे ही नहीं है, तो अनहाइड्रेटेड या फिर एनहाइड्रस तो कहते हैं इसे। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू इन कलर।
जब हम एनहाइड्रस में फिर से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में हम फिर से पानी को मिला देते हैं तो फिर से ब्लू हो जाता है। ठीक है, फिर से ब्लू हो जाता है क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के उसमें आ जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कहने का कि हम जब कॉपर सल्फेट में 5 H2O के 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम मिला देते हैं उसमें, तो वाटर मॉलिक्यूल मतलब जो कॉपर सल्फेट है वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाने के बाद वो ब्लू कलर का हो रहा है। अगर हम उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिला रहे हैं तो आपका ग्रे वाइट कलर का हो रहा है। तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, काफ़ी पूछे जाने वाली है, इम्पॉर्टेंट आपकी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। कॉपर सल्फेट आपका देखने में इस कलर का होता है, देखिए है ना ब्लू कलर, ये इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिले हुए हैं इस वक्त, यानी कि ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। मैं हमारे घर के बच्चे बहुत शोर करते हैं तो इस वजह से ज़रा वो हो जाता है, घर के बच्चे थोड़ा शोर ज़्यादा करते हैं। यार शोर मत करो। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो हम चलेंगे फिर आगे। एनिमेशन कितनी बढ़िया है आप ये देखिए ज़रा। तो ठीक है, फिर आपका चैप्टर ये थोड़ा समाप्त हो चुका है। तो अभी से हम थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं आपका, कि जैसा आप कुछ भूले ना और आपका याद भी रहे। हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड आर कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंसेस जो आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस में टर्न कर देती है, यानी कि बदल देती है ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में, उसे हम कहते हैं एसिड्स। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो एसिड्स आपका वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। बेसिस के बारे में हमने पढ़ा था, बच्चों शोर नहीं करो। बेसिस आर विच सब्सटेंसेस जो आपके रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। Substances which changes red litmus solution blue are called bases. They are bitter in taste. जो आपके substances होते हैं जो आपके red litmus को blue litmus में change कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं bases. ये जो होते हैं नेचुरली ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। और एक हमने पढ़ा था मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, ये दोनों हमने इसमें पढ़े थे। ठीक है, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, वो एसिड्स जो आपके मिनरल्स में से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि सल्फेट्स, गंधक आपका ये मिनरल्स में से ऑब्टेन किया जाता है। नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, ये सब आपके मिनरल्स में से ऑब्टेन किए जाते हैं, आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ये आपके सारे जितने भी एसिड्स हैं वो आपके मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ये वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका H2SO4, और नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया आपका। ये सब आपके मिनरल्स में से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एसिड्स जो आपके प्लांट्स या फिर एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, पेड़ पौधों से या फिर जानवरों से जो एसिड्स आपके मिलते हैं जीव जंतुओं से, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड चींटी के डंग में होता है। टार्टरिक एसिड ये आपका इमली में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रिक एसिड आपके सारे फ्रूट्स वगैरह में होता है आपका। लैक्टिक एसिड किस में से होता है? लैक्टिक एसिड होता है आपका मिल्क वगैरह में, कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो ये सारे जितने भी एसिड्स हैं ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, जो आपके पेड़ पौधों में से या फिर एनिमल्स में से। इन दोनों में डिफरेंस लिखने को आ सकता है कि ऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड में डिफरेंस लिखिए आप, तो आपको क्या लिखना है? मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो आपके मिनरल्स खनिज में से पाए जाते हैं, वो आपके मिनरल्स एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो आपके प्लांट्स या फिर एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। अब एग्जाम्पल भी लिख दीजिए इसके, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट और देखते हैं आगे और क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने हाइड्रोनियम आयंस पढ़ा था ये H+ आयंस, OH नेगेटिव आयंस ये पढ़े थे, तो वही है हाइड्रोनियम आयंस यानी कि H+ आयंस। ये क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H+ फ्रॉम
acids and water. It is because H plus is unstable. ये जो आपके हैं, ये अगर हम एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो आपका H प्लस आयंस प्राप्त होते हैं। ये इस वजह से होते हैं बिकॉज ये जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, मतलब स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमने पढ़ा था। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? पीएच स्केल। द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर विच शो एन ग्रेजुअल बट वेल मार्क्ड सीरीज ऑफ कलर्स चेंजेस ओवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलकर बने होते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं विच शो ग्रेजुअल बट वेल मार्क्ड सीरीज ऑफ कलर्स। ये आपके मतलब कलर्स की ग्रेजुअल और वेल मार्क्ड सीरीज आपका शो करते हैं। चेंजेस ओवर, जो कि मतलब आपके अलग अलग रेंज तक आपके चेंज होते हैं। आपका मतलब मैं एक सीधी भाषा में बताऊं तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को आपकी ये शो करते हैं, यानी कि H प्लस आयंस में जो कन्वर्शन हुआ है, यानी कि चेंज या फिर चेंज हुआ है H प्लस आयंस में, या फिर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में जो आपकी चेंज हुआ है वो आपकी कलर के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हुआ? एसिड्स which dissociates into ions completely are called strong acids. वो एसिड्स जो आपके H प्लस आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं या फिर आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि H2SO4 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? कोई बता सकते हैं? वीक एसिड पढ़े हुए हैं ये सब हमने। Weak acids which do not dissociate into ions completely are called weak acids. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो अपने आयंस में पूरी तरह से नहीं टूट पाते हैं, मतलब कुछ भी अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं, अशुद्धियाँ तो नहीं कह सकते, पर वो पूरी तरह से नहीं टूट पाते हो उसमें, अपने आयंस में वो पूरी तरह नहीं टूट पाते। हीटिंग करने पर या फिर गर्म करने पर अपने आयंस पर नहीं टूट पाते, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह। इसमें कॉमनली आपके ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह आते हैं। वैसे आने को तो बहुत सारे एसिड्स आ सकते हैं, मिनरल भी आ सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। देखिए सिट्रिक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके मिनरल एसिड्स आते हैं। ठीक है फिर, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे वाले के लिए थे स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो इसका, तो अब हम चलते हैं आगे। तो हमने एक ठीक है, तो सॉरी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एसिड्स की? एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो आपके एसिड्स होते हैं, ये आप सिर्फ पढ़ लीजिए, इसकी मैं इक्वेशन आपको दिखा दूंगा। एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो आपके एसिड्स होते हैं वो आपके मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाने के लिए? सॉल्ट बनाते हैं वो, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई एसिड की। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके जो एसिड्स होते हैं वो आपके मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो क्या बनाते हैं, क्या देते हैं आपको? सॉल्ट देते हैं आपको, और वाटर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ें इससे मिलती हैं जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स आपके जो होते हैं बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जो क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। एसिड और बेस अब के जो रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत बार बचा चुका है, आपको सिर्फ रिकैप करना है। ठीक है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जो आपके एसिड जो हैं
वो आपके मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो आपका सॉल्ट देता है और वाटर देते हैं। आपको रिएक्शन होने के बाद आपकी सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। ठीक है, बात इतना समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, आप बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। बेसिस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है? रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन, जब बेसिस आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सर्टेन मेटल्स सच एज जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन रिएक्ट्स विद एल्कलाई सॉल्यूशंस ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। जो आपके जो जिंक होता है Zn, एल्यूमिनियम Al, टिन Pb, Pb तो शायद लेड होता है ना, टिन होता है Sb या फिर Sp, Sb होता है Sb। जब Sb, Al और Zn ये जब एल्कलाई या फिर बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, इन्हें रिएक्ट वैसे नहीं करते हैं, इन्हें हीट करके रिएक्ट कराया जाता है, तो ये हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट होती है। ठीक है, वैसे ही ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे ही रिएक्ट नहीं करते हैं, इन्हें हीट करके रिएक्ट कराया जाता है। जब हम बेसिस को एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इसमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछो। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वैसे डाउट होना तो नहीं चाहिए खैर, क्योंकि मैंने आपको एक बारीकी से पढ़ाया है बहुत। तो आप अगर कोई डाउट है तो रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो, वरना आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय देयर कलर चेंज। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स नाम में ही रखा है, इंडिकेट्स करना किसी चीज़ को, इंडिकेट्स करना, वो इंडिकेटर कहलाते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या फिर बेसिक नेचर शो करते हैं। कैसे? कलर चेंज होता है इसमें। ठीक है, फिर इंडिकेटर्स वो होते हैं जो किसी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं बाय इट्स कलर चेंज। ठीक है, पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया है, आपका देखना है, आपको पहली वीडियोस में जाके देखना है सिर्फ, फिर आपको समझ में जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। पीएच स्केल पढ़ा था हमने। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। सो गाइस, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ये एक स्केल होता है जो आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है सॉल्यूशन की, कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं या फिर OH माइनस आयन्स कितने हैं, ये आपकी वो दर्शाता है किसी भी सॉल्यूशन के। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ मोल्स पर मीटर। मोल्स क्या होता है? मोल्स सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी तोलने की किसी भी चीज़ को। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड द नेगेटिव लोगरिथम। नेगेटिव लोगरिथम यानी कि इधर से ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे करके चढ़ता है। तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन, जो आपके सॉल्यूशन का यानी कि आपका सॉल्यूशन है, तो उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका दर्शाने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयंस का नेगेटिव लॉगरिथम होता है, जो पहले ऊपर को गए फिर नीचे को गए। नेगेटिव लॉगरिथम हुआ जो आपका हाइड्रोजन आयन मोल पर मीटर को दर्शाता है। ठीक है, पीएच अगर माइनस में लोगरिथम है तो आपका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, अगर लोगरिथम माइनस में है तो आपका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है,
तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। वैसे ये आप ना पढ़े तो ही सही है, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यहाँ तक आप ना पढ़िए, यहाँ से पढ़ सकते हैं। वेयर H प्लस और H3 ये H प्लस या फिर ये भी बोल सकते हैं आप इसे, जैसा आपको सही लग रहा, आप H प्लस ही बोलिए, वरना आप ये भी बोल सकते हैं H3O प्लस भी बोल सकते हैं आप इसे। वेयर आपका मैं समझा देता हूँ, वैसे समझाना मेरा काम है। वेयर H प्लस और ये रिप्रेजेंटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, ये आपका H प्लस जो है ये आपका हाइड्रोजन आयन्स, मतलब एक सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन के आयन से वो आपका शो करता है ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है। द pH ऑफ न्यूट्रल इज 7, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है अगर तो उसकी pH वैल्यू 7 होगी। अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी न्यूट्रल pH वैल्यू 7 से कम होगी। अगर आपका बेसिक है तो 7 से ज़्यादा होगी। बेसिक सॉल्यूशन है तो 7 से ज़्यादा, एसिडिक है 7 से कम, न्यूट्रल है तो 7, ठीक है। फिर यहाँ तक का समझ में आ गया, तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो अब हम चलते हैं आगे। ये कुछ कंपाउंड्स है, थोड़े इंपॉर्टेंट ही है, थोड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है और उसके यूजेस भी हैं। सो गाइस, ठीक है, बैटरी डाउन हो गई है मोबाइल की। सो पहला आपका पहला कंपाउंड क्या है? पहला कंपाउंड है आपका वॉशिंग सोडा। इसे ये वॉशिंग सोडा जो है ये तो कॉमन नेम हो गया, सभी बुलाते हैं वॉशिंग सोडा इसे। इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि 10H2O की वैल्यू है तो ये डेकाहाइड्रेट होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें 10 है, अगर 5 था तो पेंटागन था, पेंटागन नहीं सॉरी पेंटा, सिर्फ पेंटाहाइड्रेट। इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं चल रही है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें 10 है तो ये हो गया डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। यहाँ से याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम क्या है? Na2, कार्बोनेट CO3, डेकाहाइड्रेट .10H2O, ठीक है। इसका यूजेस देख लीजिए आपकी कहाँ कहाँ यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में मोस्टली आपका हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग या फिर कास्टिक सोडा बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। फिर ये आपको मैंने समझा चुका है पहले, आपको वीडियो को रिवाइंड करना है फिर देखना है आपको। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है मतलब कंपाउंड से बेकिंग सोडा है, जिसका कॉमन नेम तो बेकिंग सोडा है। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला क्या है? NaSCO3, सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये आपका एंटासिड्स में यूज़ होता है, जो आपके एसिडिटी को रोकती है, कंट्रोल करती है एसिडिटी को। इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ये आपका बेकिंग पाउडर का एक इंग्रेडिएंट है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, आप सिर्फ रिवाइंड करिए वीडियो को और देखिए जाके। ब्लीचिंग पाउडर, ये भी एक कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मतलब ये आपको सारे पढ़ लेने हैं, इसमें से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन। ये तो आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें से कोई एक या फिर दो तो आएगा ही, ज़रूर ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही है आपको। तो ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, कैल्शियम Ca, ऑक्सीO, क्लोराइड Cl2, ठीक है।
यहाँ से आप याद कर लीजिए। यूजेस क्या है? ब्लीचिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को ब्लीच करने में काम आता है। यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये काम आता है। वाटर डिसइंफेक्टिंग, जो आपके पानी में से कीटाणु निकालते हैं उसमें काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक तरह का आपका लिक्विड है जो मतलब किसी को सुंघा देते हैं तो बेहोश हो जाता है वो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी फ़िलहाल, पर मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी। अभी इसे पढ़ेंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है आगे अभी बताता हूँ। तो ठीक है, ये अभी वैसे बता दूँ क्या? बता दूँ? चलो बता ही देता हूँ, फिर आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ये तो मैं आपको आगे बताऊँगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपका कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आप याद कर लीजिए। केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, हेमी यानी कि हेमी किसे कहते हैं? हेमी मतलब होता है हाफ, हाइड्रेट मीन्स H2O, ठीक है। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। ये आपका कहाँ यूज़ होता है? प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन्स, आपकी जब बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, मतलब बोन्स में क्रैक वगैरह आ जाते हैं, तो उसे मतलब सही जगह पे लाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब वो उससे भटक जाते हैं, मतलब अपने पाथ से, जैसे मतलब जॉइंट है, जॉइंट अलग हो गया तो वहाँ पे प्लास्टर लगाया जाता है। जो आपने एक नाम तो सुना ही होगा जो डॉक्टर यूज़ करते हैं प्लास्टर्स वगैरह, कि आप प्लास्टर करवा लीजिए, आपकी बोन फ्रैक्चर्ड है प्लास्टर, वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टरिंग में यूज़ होता है। मेकिंग टॉयज, से खिलौने भी बनाए जाते हैं। बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब पहले तो ये पाउडरी फॉर्म में रहता है, इसमें वाटर मिलाया जाता है। वाटर मिलाने के बाद जब इसे किसी चीज़ पे लगाते हैं तो वो इतना हार्ड हो जाता है, मतलब उसे टूटने पर भी नहीं टूटता है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, हथौड़े से तोड़ देंगे वो अलग बात अलग है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, इससे आप सजावटी कोई सामान वगैरह बना सकते हो, स्टैचूज बनाने में काम आता है, मूर्ति वगैरह, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम चलते हैं आगे। तो गाइज, हमने कुछ इक्वेशंस इसकी पढ़ी थी। क्या थी? इक्वेशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स आपके मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बनता था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। बेस के साथ अगर मेटल रिएक्ट कर रहा था तो आपका क्या बनता था? सॉल्ट बनना था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट बनना था और वाटर लिबरेट हो रहा था, ठीक है। एसिड गिव हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर, जो एसिड है आपका, अगर हम उन्हें वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अपना हाइड्रोनियम आयंस, ये वैसे हाइड्रोनियम आयंस आपका रिलीज करते हैं। जब हम एसिड यानी कि HCl को अगर आप वाटर के साथ मिला देंगे तो आपका वो H03H3O भी लिख सकते हैं इसे, वरना तो H+ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो H+ देता है और Cl- इसमें रिलीज होता है, तो ये मतलब टूट जाता है पूरी तरह से वाटर पे मिलाने पर। HCl ये वाटर पे मिलाने पर पूरी तरह से टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे ये वाटर में मिलाया इसे, H+ में टूटा, Cl- में टूटा, अगर हम इन्हें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से HCl बन जाएगा, ठीक है। बेसिस जनरेट OH- आयंस इन वाटर, आपका बेसिस जो है वो आपका OH- आयंस, एसिड्स क्या करते थे? H+ आयंस, बेसिस क्या करते हैं? OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं या फिर जनरेट करते हैं वाटर पे मिलाने जाने पर। जब हम NaOH को वाटर पे मिलाते हैं तो Na+ और O- OH भी कह सकते हैं, तो NaOH जब हम वाटर पे मिलाते हैं तो क्या बनता है? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव।
अगर हम इन्हें फिर से रिएक्ट करा दें तो NaOH ये वापस बन जाते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है, आपको सिर्फ रिकैप करना है वीडियो को और देखना है आपको जाके सिर्फ, वरना आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। थोड़ा नज़ला ज़ुकाम हो गया, ज़रा ठंड पड़ रही है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो हम चलते हैं आगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, रिएक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। याद कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाया जाता है? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। जब हम CaOH2 प्लस क्लोरीन को अगर हम मिला देते हैं इसके साथ, तो क्या बन जाता है? CaOCl2 प्लस H2O इसमें लिबरेट होता है, ये बन जाता है। रिएक्शन आपको यहाँ पे दे भी रखी है, ये देखिए रिएक्शन दे भी रखी है इसकी। ठीक है, ड्राई स्लैग्ड लाइम हम इसे कहते हैं CaOH2। इसे गीला चूना भी कहा जाता है। आपका सूखा चूना जो होता है CaO होता है, अगर हम वाटर मिला देते हैं तो गीला हो जाता है, जिसमें H2O भी मिल जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा लिबरेट्स CO2। यहाँ तक है। ठीक है, जब हम NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा को हम जब हीट करते हैं तो क्या देता है? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट देता है, वाटर रिलीज होता है और CO2 रिलीज होती है। इसमें यही प्रोसेस है आपके। CO2 लिबरेट करता है बेकिंग सोडा आपका, और सोडियम कार्बोनेट भी रिलीज होता है इसमें। ये कड़वा होता है खाने में, क्योंकि ये एक बेस है। सोडियम कार्बोनेट एक बेस है जो कि कड़वा होता है खाने में। ठीक है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? जब हम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ करा देते हैं, जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ करा देते हैं तो आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक आपने जिप्सम का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का नाम आपने सुना होगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये आप याद कर लीजिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वरना आपको इस रिएक्शन में तो मिल ही जाएगी। ये देखिए, ये आपकी जिप्सम की रिएक्शन। जब हम जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2, इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो हमें क्या देता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट देता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट देता है, और 1/2 H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें रिलीज होते हैं, यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होता है। और बचता क्या है? CaSO4 बचता है अलॉन्ग विद हाफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, फिर तो इसी CaSO4 अलॉन्ग विद हाफ H2O को हम कहते हैं POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसे कहते हैं। ठीक है, ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर जिप्सम ऑब्टेन्ड। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4.2H2O में जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं दोबारा से, तो फिर से जिप्सम बन जाता है। ये रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है आपकी, रिवर्स प्रोसेस है आपकी ये। जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट
जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में को हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हमें मिलते हैं। अगर हम 1 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O में हम दोबारा से पानी मिला देते हैं, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा से मिला देते हैं, तो क्या बनता है, फिर से जिप्सम बन जाता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसी बनता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जिसकी हम पिछले उसमें बात कर रहे थे। तो ठीक है, फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर ऐसा दिखता है, ऐसा आपका ब्लीचिंग पाउडर दिखता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका ऐसा दिखता है, ये चूने की तरह दिखता है जो आपके पानी में मिलाने के साथ ये बहुत हार्ड हो जाता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी फटाफट। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर कंप्लीटेड, हुर्रा, बल्ले बल्ले, हुर्रा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से, जिसका नाम, बायोलॉजी पढ़ें या फिर फिजिक्स पढ़ें, आप बताइए प्लीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे फिजिक्स से। आपका फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, लाइट चैप्टर हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी नई चैप्टर के साथ, किसी नए चैप्टर में। मिलता है आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए चैप्टर में। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अभी तक, और मेरे साथ बने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सफ़र, आपके मतलब इतने, आप क्या कहते हैं उसे, आपका साथ अगर मेरे साथ रहे तो हम इससे भी आगे बहुत बढ़ सकते हैं। आप मेरे सब्सक्राइबर 17 हैं, आप करवा दीजिए प्लीज़। तो ठीक है, फिर सब्सक्राइबर 2 के तो होने ही चाहिए, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, 2 के होने ही चाहिए। तो आप सब्सक्राइबर, चलो वो बात अलग है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपको इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए चैप्टर में। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें यार फिर फ्रेंड्स के साथ। इससे आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका मज़ा ले सकें और कुछ नया सीखें इस वीडियो से। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं फिर अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा जिसका नाम आपका फिजिक्स में लाइट है। तो फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो अभी आपको डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलता है आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।